यूपी, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, वहाँ 15 अप्रैल 2023 को ओपनली लाइव टीवी टेलीकास्ट में अतीक अहमद और उनका भाई अशरफ अहमद को एनकाउंटर कर देते हैं ये तीन लोग, वो भी पुलिस के सामने, और वो भी इंपोर्टेड पिस्टल्स के साथ। तो वो क्यों और कैसे हुआ, वो सारे चीजों का बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो को मैंने टाइम स्टैम्प वाइज डिवाइड भी किया है, आपको जो भी पार्ट देखना है वो आप जाकर देख सकते हो। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखो, तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर भी देखने हैं, देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है, देन अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं हु वाज अतीक अहमद। तो अतीक अहमद का जन्म 1962 में इलाहाबाद में होता है और उनके पिता एक टोंगा ड्राइवर थे, तो घर का कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था। और उसके बाद उनका शादी सहिस्ता परवीन के साथ होता है और इनके 5 बच्चे थे। और इनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम अशरफ अजीम था, और ये भी शादीशुदा थे और इनके वाइफ का नाम था ज़ैनब फतीमा। अभी जानते हैं हाउ क्राइम बिकेम देयर पैशन एंड पैशन बिकेम देयर कैरियर। तो अतीक अहमद के ऊपर 160 प्लस क्रिमिनल केसेस है, जिनमें एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर इनके चार्जेस है। और ये अपना पहला क्राइम करते हैं 17 साल की उम्र में, और वो कोई छोटा मोटा केस नहीं था, इट वाज अ मर्डर केस। और आप अभी पूछोगे कि ये कैसे हुआ, तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि यूपी में कोल माइंस बहुत थे और पूरा का पूरा इंडिया कोल पर ही डिपेंडेंट था, क्योंकि पूरा का पूरा इंडियन रेलवे कोल से ही चलता था। तो उस टाइम पे कोल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जो कि आज भी है बट उतना ज्यादा नहीं है, उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा था। और आपने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखा होगा, तो वहां पर ये सीन काफी अच्छे से आप लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग कैसे ट्रेन को रुकाते हैं एंड देन वहां से कोयला निकालकर बाजार में बेच देते थे। तो इन्वेस्टमेंट का तो कोई जरूरत ही नहीं है, रात को लूटा सुबह बेच दिया। एंड देन वो जो मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें शाहिद खान ये सेम चीज करते हैं, बट वहां पर वो कोयला नहीं चुराते थे, वहां पर वो अनाज चुराते थे एंड सुबह वही सेम वो जो चुराया हुआ अनाज है वो बाजार में बेच देते थे कम दामों में। और उस मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि वो हर रात जब ये चोरी करते थे तो लोगों को पता लग गया एंड देन एक रात उनके ऊपर भी अटैक हुआ। तो यही सेम चीज अतीक अहमद के साथ भी हुआ था, और जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो हाथापाई में वो मर्डर ही कर देते हैं। और वो साल था 1979, तब वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल के थे और ये हुआ था इलाहाबाद में। और ये पहले इंसान थे जिनको गैंगस्टर एक्ट में बुक किया गया था उत्तर प्रदेश में। और जब आप इस उम्र में कुछ ऐसा काम करोगे तो कुछ लोग आप लोगों से डरेंगे और दूर भागेंगे। ऑन दी अदर हैंड, जो पहले से वहां पर माफियाज थे उन सब एरियाज में, वो आपको अप्रोच करेंगे कि आप मेरे गैंग में शामिल हो जाओ, हमारा गैंग और पावरफुल बन जाएगा। तो उस टाइम पे चांद बाबा इलाहाबाद के बहुत बड़े माफिया थे, तो उनके साथ वो शामिल हो गया। बट वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं या फिर लोग उनको जानने लगते हैं जब उन्होंने अपना पहला पॉलिटिकल करियर में अपना जो कंपटीटर था उनको ही एनकाउंटर कर दिया था, जिनका नाम था शौकत इलाही इन 1990। इसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गए, और वो पॉलिटिक्स में कैसे आए, किस लिए आए, उन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में भी बहुत कुछ बताना है। तो देखो, जो इंसान 17 साल की उम्र में मर्डर करता है, तो उसके लिए और मर्डर करना या फिर किसी लोगों को हैरेस करना उसके लिए मच्छर मारने के समान है। तो वो कभी रुकता नहीं है और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते ही जाता है। और इस चीज का भी एग्जांपल आप लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले मूवी में ही देख सकते हो, क्योंकि वहां पर हर एक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ रिवेंज यानी बदला लेने में ही लगा रहता है। उस हरामी को हमें मिटाना है, गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। और वो पूरा का पूरा मूवी बदले के ऊपर ही है। तो उसके बाद आतिक के सामने जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे पॉलिटिक्स में, उनको वो मार डालते हैं। जैसे कि 2005 में राजूपाल का एनकाउंटर करते हैं ताकि इलाहाबाद वेस्ट एमएलए सीट खाली हो जाए एंड देन उसके जगह पर वो अपने छोटे भाई को मिल जाए, और उसके वजह से उनको जेल भी होता है। और वो इतने पावरफुल बन चुके थे कि वो जेल से ही सब कुछ हैंडल करते थे, जस्ट लाइक सुकेश। वो जितने भी स्कैम करता था वो सारा कुछ वो जेल के अंदर से ही करता था, जिसके ऊपर मैं एक इन डिटेल वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्द अपलोड करूंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। लेकिन जब मायावती चीफ मिनिस्टर बना तब उनके प्रेशर से उनको सरेंडर करना पड़ा, और 2008 में उनको अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद शांट्स असॉल्ट केस ऑन 14 दिसंबर 2016, सैम हिगेनबर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के स्टाफ मेंबर को अहमद ने उन स्टाफ मेंबर्स को असॉल्ट किया, क्योंकि वो 2 स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। और वो वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था, तो उसके अगले ही दिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड जेल उनका दूसरा घर बन गया था। और 10
फरवरी 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट अहमद के सारे क्रिमिनल केसेस के हिस्ट्री चेक करते हैं और जितने भी एक्यूज्ड थे उनको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देते हैं इलाहाबाद के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। उसके बाद आतिक को फिर से अरेस्ट किया गया ऑन 11 फरवरी 2017 एंड इनको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। उमेश पाल एब्डक्शन एंड मर्डर 2005 में जो राजू पाल मर्डर केस होता है उनका की विटनेस था उमेश पाल, तो उनको भी किडनैप कर लिया जाता है और 24 फरवरी 2023 को इनका भी मर्डर कर देते हैं ड्यूरिंग अ शूटिंग एंड बॉम्ब अटैक। और आतिक इसमें सबसे बड़ा सस्पेक्ट था क्योंकि इनके भाई अशरात का बेटा असाद गुड्डू मुस्लिम के साथ जुड़ा था जो कि एक बॉम्ब मेकर थे और इन्होंने ही उमेश पाल पर बॉम्ब मारा था। और इसके बहुत साल पहले आतिक को प्रयागराज सेंट्रल जेल से सबरमती जेल इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया इन जून 2019। तो इस तरीके से और बहुत सारे केसेस है इनके ऊपर जो इस वीडियो में बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी बात करते हैं आतिक का छोटा भाई अशरात अहमद के बारे में। तो ये भी अपने बड़े भाई के जैसे ही थे और इनके ऊपर भी 50 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे और सबसे बड़ा केस तो वो था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ ही देर पहले बताया था, जो कि है राजू पाल मर्डर केस। क्योंकि बात कुछ ऐसा था कि आतिक था एमएलए इलाहाबाद वेस्ट के टिल 2004। उसके बाद आतिक एमपी बन गया था तो एमएलए का पोस्ट खाली हो गया था, तो उसने सोचा कि वो पोस्ट अपने भाई को दे देते हैं। और उसके बाद इलेक्शन में हुआ ये कि उनका भाई हार जाते हैं और बीएसपी कैंडिडेट राजू पाल जीत जाते हैं। तो उसके बाद आतिक राजू पाल का इनकाउंटर कर देते हैं इन 2005 ताकि वो जो पोस्ट है अपने भाई को मिल जाए। और ये सब होने के बाद आतिक को फिर से अरेस्ट किया जाता है बट उनको बेल मिल जाता है। और वो इतने पावरफुल थे कि वो जेल से ही सब कुछ हैंडल करते थे, तो इनको जेल में डालकर होगा ही क्या, वो तो अंदर से सब कुछ कंट्रोल कर ही सकता है। हाउ बोथ दी ब्रदर्स एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। तो देखो इंडिया में अगर आप लोगों को एमएलए बनना है या फिर कोई भी नेता बनना है देन देयर इज नो क्राइटेरिया कि आपके पास ये एजुकेशन डिग्री होना है, उसके अलावा आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हो। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आपके पास अगर डिग्री भी नहीं है देन ऑल्सो यू कैन बिकम अ पॉलिटिशियन। और इसी वजह से 23% ऑफ द ऑल इंडियन मिनिस्टर्स आर एजुकेटेड टिल द स्कूल। और द रियल ट्रूथ इज दैट अगर आप लोगों को पॉलिटिक्स में एंटर करना है देन आप लोगों के पास वो डिग्री नहीं, आप लोगों के पास वो पैसों से भरा हुआ ट्रक होना चाहिए, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो देखो जो भी इंसान पढ़ाई करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है उसके 30 साल के उम्र में भी वो ऐसा कुछ पोस्ट या फिर कोई भी ऐसा माइलस्टोन वो अचीव नहीं कर पाता। ऐसे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वो माइलस्टोन अचीव कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना 80% ऑफ द जिंदगी तो उन किताबों में ही बिता दिया है। ऑन दी अदर हैंड पॉलिटिक्स में चाहिए होता है पैसा, और पैसा तब भी होता है एक इंसान के पास जब वो इंसान कोई भी बिजनेस करता है या फिर ऐसा कोई गुंडा बन जाता है। आप जॉब करके पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां से आप उतना लिमिटेड पैसा मिलेगा आप लोगों को। बट अगर आप एक बिजनेस करोगे तो वहां से आप लोग बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। और जो इंसान बिजनेस करता है वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहेगा, बट ऑन दी अदर हैंड जो इंसान ऐसा गुंडा बन जाएगा वो पॉलिटिक्स में आने के लिए वो खुद से इन्फ्लुएंस हो जाएगा या फिर पॉलिटिक्स उसको खींच लेगा अपने तरफ। क्योंकि एक इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, पहले जितना था उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा उसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी दूसरा ऐसा इंसान नहीं रहेगा, उससे पावरफुल इंसान नहीं रहेगा, तो दूसरा कोई भी गुंडा या फिर कोई भी गैंग उस एरिया में ही नहीं रहेगा क्योंकि उनके पास पैसा था। और वो पैसा आया कहां से? क्योंकि वो कोयला चुराते थे और जब कोयला चुराना उनका बंद हुआ उसके बाद उनका नया एक बिजनेस बन गया और वो था कि लोगों का प्रॉपर्टी या फिर घर कम पैसों में अपने नाम कर लेना डरा धमकाकर, और उसके बाद उनको उन सब घरों को या फिर प्रॉपर्टीज को ज्यादा पैसों में दूसरों को बेच देना। इसी तरीके से मार्च 2023 में 11,684 करोड़ के प्रॉपर्टीज यूपी पुलिस ने सीज किए थे जो कि अतीक अहमद के नाम पर थे। और आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे उनके पास कितने पैसे थे। तो रैलीज एंड अदर चीजों पे वो पैसे इन्वेस्ट किए एंड 1989 में वो एमएलए बन गए इलाहाबाद वेस्ट के अंडर आईएनडी पार्टी। बट उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स के लिए भी वो जीत गए, बट पार्टीज चेंज होते गए। इन 1996 टू 2004 समाजवादी पार्टी एंड 2002 टू 4 अपना दल, और उसके बाद 14th लोकसभा इलेक्शन में वो एमपी बन जाते हैं फ्रॉम फूलपुर समाजवादी पार्टी के अंडर फ्रॉम 2004 टू 9। बट 2007 में इनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने एक एक्यूज्ड को प्रोटेक्शन दिया था जो कि रेप केस में इन्वॉल्व था। लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिक्स से निकल जाते हैं क्योंकि 2008 में इनको समाजवादी पार्टी से एक्सपेल कर देते हैं और मायावती के वजह से इनको बीएसपी से टिकट भी नहीं मिलता है और ये अपना दल पार्टी से इलेक्शन खेलते हैं और उसमें हार जाते हैं। बट अभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये इंसान अगर इतना डेंजरस था तो लोग इनको वोट क्यों देते थे? तो देखो इसके 2 आंसर्स है। आज की डेट में भी लोगों को डरा धमका कर इलेक्शन में वोट दिया जाता है और उस टाइम पे भी ये होता था, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मूवी है जिसका नाम है न्यूटन, तो आप लोगों को वो देखना चाहिए, आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। पता नहीं, मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने। मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है, जो पसंद आए अच्छा लगे वो बटन दबा दो। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये खिलौना नहीं है वोटिंग मशीन। आप चुप रहिए।
और उसी के साथ साथ जिन इंसानों को इन सब क्राइम से हेल्प होता था वो भी इनको भगवान मानते थे। और ये चीज भी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले मूवी में बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाया गया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट मूवी है एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस का उसमें यूज किया गया है, बट उसमें सारा कुछ यही जो सेम सीन है वो वहां पर बताया गया है। और जब वो क्राइम करते थे तो लोग पुलिस स्टेशन जाते थे, लेकिन लोगों का बात पुलिस स्टेशन वाले लोग नहीं सुनते थे, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन किसके अंडर था, वो एमएलए के अंडर ही था। और उस एमएलए का अगर वो केस लिखेगा तो वो जो इंसान लिखेगा उसका नौकरी ही चला जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हो कहां से कहां कनेक्शन जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनको क्यों और कैसे मारा गया। तो देखो 13 अप्रैल को अतीक अहमद का जो छोटा भाई है अशराफ अहमद, उनका जो बेटा है अशाद, वो उमेश पाल मर्डर केस में शामिल था। तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया ड्यूरिंग एन एक्शन इन झांसी बाय द यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स। उसके बाद अतीक अहमद एंड उनका छोटा भाई अशराफ अहमद दोनों को 15 अप्रैल 2023 को कोर्ट के मैंडेटरी मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया इलाहाबाद पुलिस के साथ। और उधर मीडिया वाले भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो उस मीडिया इंटरेक्शन में गुड्डू मुस्लिम और उसके साथ और 2 लड़के थे जिनके पास इंपोर्टेड पिस्टल्स थे, और उनके लाइव टेलीकास्ट में पॉइंट ब्लैंक पोजीशन से उन लोगों को फायर करते हैं। और इसमें उनका जो छोटा भाई है वो भी मारे जाते हैं। और वो तीनों भागते नहीं है, वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उधर पुलिस ही पुलिस थे। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है फर्स्टली कि इतने सारे पुलिस होते हुए भी उन्होंने कैसे इतने सामने जाकर या फिर करीब जाकर उन्होंने गोली मारा। सेकेंडली कैसे इनको इंपोर्टेड पिस्टल्स मिल गया। खैर यूपी में गन कल्चर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतने सारे पुलिस के सामने कैसे। एंड लास्टली उनको कैसे पता था कि वो दोनों आने वाले हैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए इधर, और ये इन्फॉर्मेशन उनको कौन बताते हैं और एग्जैक्ट टाइमिंग कौन इनको बताता है। क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए ये सब किया गया, या फिर ये कुछ और था। लेकिन अभी यूपी में लोग खुश हैं क्योंकि उनको अपना क्राइम का बदला नहीं मिला था, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स में अभी भी 5 करोड़ 90 लाख प्लस केसेस जो है वो पेंडिंग है। और ये केसेस कम नहीं होने वाले, ये इन फ्यूचर और बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हर दिन, हर साल, हर महीने कोई ना कोई लोग तो केस करता ही है और ये केसेस बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से क्राइम भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट उनका जो क्राइम का जो वो केसेस है उनके सॉल्व करने का जो स्पीड है वही का वही रह गया है। और अगर आप लोगों का एक सिंपल सा केस सॉल्व होने में 10 से 20 साल लग जाएंगे तो लोगों का पेशेंस ही नहीं रहेगा। और इसी सेम चीज के ऊपर एक मूवी भी है जहां पर एक इंसान को 10 से 20 साल लग जाते हैं बस ये प्रूफ करने में कोर्ट में कि वो इंसान जिंदा है। वो कागज में उनका डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है या फिर बना देते हैं उनके फैमिली मेंबर्स, ताकि उनका जो जमीन है वो उनको मिल जाए। लेकिन कोर्ट में वो प्रूफ करने में लग जाता है 10 से 20 साल की वो इंसान जिंदा है। अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं भैया, तभी तो फुल कागज का लाए हैं। दिल इंसान के सीने में धड़कता है कि कागज में धड़कता है। बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं। और ये सब होने के बाद यूपी में सेक्शन 144 लगाया गया। और ये तो था पूरा कहानी इस पूरे केस का, या फिर जो भी था पूरा का पूरा कहानी मैंने आप लोगों को बताया। वो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में। आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। एंड देन आप लोग इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में। एंड आप लोग मेरे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में आप लोग जान सकते हो, उसके कोलैप्स के बारे में, जो कि अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था, वो कैसे कोलैप्स हो गया उसके बारे में जान सकते हो। उनके 2 पार्ट्स में मैंने बताया है, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हो। राइट साइड वाला पार्ट 1 है एंड लेफ्ट साइड वाला पार्ट 2 है। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।